पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है और इसमें कानून के मुताबिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये आपके फ्रेम में जो तिरंगा दिख रहा है वो दक्षिण दिल्ली के ही एक इलाके में लगा हुआ है। उसकी तरफ मैदान गढ़ी का इलाका है और जिस जगह पे खड़ा होकर हम उस तिरंगे को देख रहे हैं वो जगह है छतरपुर के राजपुर खुर्द एक गांव है। बीच में जो आप बंजर सी ज़मीन देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका कभी अरावली का इलाका माना जाता था, रिज का इलाका माना जाता था, मगर अब ये घिसपिट के बराबर हो चुका है। ये राजपुर खुर्द का गांव है। ऊपर से आप देखिए तो दिल्ली, भीतर में ऐसी ही बस्ती है और इसी तरह से इसके मकान, गांव के मकान अब 2 मंजिला, 3 मंजिला और 5 मंजिला में बदल गए हैं और एक पूरा शहर एक गांव की ज़मीन पर उगाया है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से आए लोग किराए के मकानों में रहते हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आपने देखा होगा कि परी चौक पर एक भीड़ बैठ गई और वो पोस्टर लेकर बैठ गए कि नाइजीरियाई नोएडा से वापस जाइए। ये भीड़ एक बालक की कथित रूप से हत्या के विरोध में वहाँ पर जमा थी और वहाँ से गुजर रहे दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों पर वो टूट पड़ी। एक मॉल में उसने हिंसा की, जिसे कई लोगों ने लिखा कि बड़ा शर्मसार है। सवाल अगर आप देखें तो ये इस घटना को आप सिर्फ नाइजीरियाई बनाम भीड़ के रूप में ना देखें, ये भीड़ के रूप में देखें, क्योंकि यही वो भीड़ है जो कहीं भी सरकार से अलग बन जाती है, कहीं पार्क में घुस जाती है, कहीं सेमिनार हॉल में घुस जाती है और ख़ुद को सरकार समझने लगती है और इस तरह से पिटाई करने लगती है। तो इसलिए आप इस घटना के संदर्भ में नाइजीरियाई नौजवानों के साथ जो हो रहा है उससे ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर हों कि आखिर क्या बात है कि जो जनता सरकार चुनती है और जो सरकार सिस्टम चलाती है उसके किसी फैसले का, जांच का इंतज़ार किए बगैर वो खुद सरकार में बदल जाती है, एक भीड़ में बदल जाती है और लाठी लेकर चलने लगती है। एक बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उनकी चुनौती क्या है? उनकी चुनौती यह है कि जब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले होते हैं, उन्हें सिख को कहा जाता है तुम लेबनान जाओ, आंध्र प्रदेश के नौजवान को गोली मार दी जाती है कि तुम बाहर, इस हमारे अमेरिका से तुम बाहर जाओ, तो वो उनका काम होता है कि इस तनावपूर्ण माहौल में भारतीयों की मदद करें। उन्हीं सुषमा स्वराज पर हम ये भी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जो भारत में जो लोग रह रहे हैं दूसरे मुल्कों को, उनके बचाने के लिए भी वो जद्दोजहद करें और वो करती भी हैं। पिछले मई में जब ओलिवर की हत्या हुई थी बसंत कुंज के पास, एक ऑटो वाले से झगड़ा हुआ और 3 लोगों ने उसे मारना शुरू किया, मार ही दिया 24 साल के लड़कों को, तब भी विदेश मंत्री ने सक्रियता दिखाई थी। इस बार भी अपने एक मंत्री को, राज्य मंत्री को भेजा कि नाइजीरिया के जो कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं उनसे जाकर बात करें कि सरकार सक्रिय है। खुद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और पुलिस ने उसकी कार्रवाई में कम से कम 600 लोगों के खिलाफ, एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि आप चाहे जिस मर्जी की सरकार चुनिए, लेकिन भीड़ बनाकर अगर आप खुद सरकार बनने की कोशिश करेंगे, फैसला करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये 600 लोग तो आरोपी बन गए, अब इनको वकील का खर्चा लगेगा वो अलग। इसलिए कम से कम हम अगर हत्या के मामले को लेकर उत्तेजित थे तो पुलिस पर दबाव डालना चाहिए था कि वो एक बेहतर तरीके से जांच करे, जल्दी जांच करे, बजाय इसके कि हमें फैसला लेना चाहिए। तो हम आए हैं कि आखिर क्या बात है कि सरकार भी कोशिश करती है और जब भी इस तरह की घटना होती है दक्षिण अफ्रीका को लेकर, तो उस पर बात ये होनी चाहिए कि आखिर क्या बात है कि हम जिन्हें अपने ही घरों में किराएदार के रूप में रखते हैं, किसी वक्त में उन पर अपना भरोसा छोड़ देते हैं और वो फिर एक हमारी हिंसा के शिकार हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप ही ये घटनाएं हैं, 3 ही 4 घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी ये हमें समझना चाहिए कि क्या कहीं हम उन्हें दूसरी नज़र से देख रहे हैं। ये खिड़की आवाज़ नाम का एक अखबार है जो मालिनी और आस्था निकालती हैं और ये से फ्री में खिड़की के लोगों को बेचा जाता है। ये भी दक्षिण दिल्ली का एक गांव है और यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आए हैं उनकी कहानियाँ होती हैं, वहाँ जो लोग भारत के गए उनकी कहानियाँ होती हैं और ये सब हिंदी में हैं और इन कहानियों के ज़रिए स्थानीय लोगों के बीच एक संवाद को कायम करने का प्रयास किया जाता है। और आप देखेंगे कि ये अखबार जो है
भले ही आज के अखबारों जैसा नहीं है, लेकिन बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत तरीके से ये संवाद बनाता है स्थानीय नागरिकों के बीच में। तो ये मुफ्त में लोगों के घरों में बंटता है और जाहिर है कि वहाँ के लोग भी जो अपने घरों को किराए के रूप में देते हैं, बेहतर तरीके से संवाद बनाते होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि समाज में कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सरकार भी अपने तरीके से करती होगी। तो हम आज प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आस्था चौहान, जो इस अखबार से जुड़ी हुई हैं और जो दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग देशों के नागरिकों के साथ काम करती हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। तो छत पर हैं, कोई बड़ा भारी सेट नहीं है यहाँ पर। 2-4 नौजवान हैं जिन्हें अंग्रेज़ी ही बोलने आती है, वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो उनकी जगह पर आस्था अपनी बात बताएंगी। तो हम उनसे अभी बात करेंगे प्राइम टाइम में। तो आप जैसन साहब हैं और जैसन साहब को आपने दंगल फिल्म में देखा होगा, आप कोच बने थे, यू प्लेड रोल ऑफ कोच हैं? Yeah, in the role of in the movie called Dangal. दंगल Yeah, Dangal. I played the role of a coach, a Nigerian coach, and some other couple of films too. Oh, some other couple of films also, like Yeah. Singham 3. Singham 3, Ragdesh, Carry On Kesar, and some other ones still coming up, a new project. तो जैसन कलाकार हैं और अभी आस्था बता रही थी, आप आस्था चौहान हैं, आ जाइए। तो इनके साथ क्या हुआ अभी जरा बताइए कि। तो कल परसों इन्हें अपने घर से निकाला गया है। आज हम इन्हीं के घर में शूट करने वाले थे, पर उन्होंने बताया कि घर तो ठीक है पर घर बचा नहीं, सारा सामान चर्च में रख के आज नए घर की ढूंढवाई चालू है। तो ये क्यों होता, अचानक खाली करा दिया था या नॉर्मल प्रोसेस में हमारे भी मकान मालिक घर से निकाल दिया करते थे? नॉर्मली लीज साइन की जाती है, जिसके काफी सारे लॉज डिफाई हो जाते हैं इस चक्कर में, बिना नोटिस के घर से निकाला जाता है, पानी का सप्लाई काट दिया जाता है, हरासमेंट होता है। पर काफी बार लैंडलॉर्ड की ही चलती है, अगर नोटिस पीरियड मेंशन भी हो लीज में तो वो कभी मिलता नहीं, और बहुत ही रेयर होता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी भी वापस मिल जाए। होता क्या है आज तक, क्या समस्या? देखिए मेरे पास एक तस्वीर है कि जब मैं दिल्ली के गाँव में जाता हूँ तो यहाँ के लोग अलग अलग जगहों के लोगों को किराए पर देते हैं। असम के लोगों को, बिहार, यूपी, दक्षिण भारत के लोगों को देते हैं। तो मुझे एक तरह से लगता है कि बड़े उदार लोग हैं, सबको बहुत जल्दी बुला लेते हैं। उसी तरह से अफ्रीका और जो अफ्रीका के जो तमाम देश हैं 50 से अधिक, उसके अलग अलग नागरिक, तो पता नहीं उन सबको हम शायद यहाँ नाइजीरिया ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको नाइजीरिया कहते हैं, जबकि आइवरी कोस्ट से है। आप आइवरी कोस्ट से हैं? अच्छा। आइवरी कोस्ट के लोग फ्रेंच बोलते हैं और काफी अलग इनके खान पान रहन सहन होता है। और आप नाइजीरिया के हैं? अच्छा, आप नाइजीरिया के हैं। हमारे ऐसे पर सब हमारे लिए नाइजीरिया, अखबार में भी सारे केसेस जो होते हैं नाइजीरिया ही होते हैं। FIR भी लिखी जाती है, तो उसमें जबकि आइवरी कोस्ट अभिजान के इनका नाम गलत लिख के खलीफा लिखा गया है और इनका देश अभिजेंसी लिखा गया है, ऐसा कोई देश ही नहीं है। तो ये तो FIR और इनके एडवोकेट भी सेम ही चीज प्रोपोगेट करते हैं। ये मतलब हम अगर देखें, क्योंकि देखिए हम गजब के लोग हैं, मतलब ये हमारी खूबी है कि हम अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनको मकान देते हैं, उनको किराए पर देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये बात है कि हम सबको, मतलब कौन उतना 50 देश के नागरिकों के नाम याद रखे, तो शायद हम रंग से इनको एक देश से बुलाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो भी नाम अगर कोई मामला दर्ज करना हो तो गलत लिख देते हैं इनका। लेकिन कई अखबारों में देखा कि मतलब लोग शायद इनसे हबशी कहते हैं, नस्ल भेद जैसे अमेरिका में है, वैसा वो तत्व हमारे भीतर भी है। हालांकि हम जाति धर्म के आधार पर नफरत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे किस्से रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आज ही अखबार में देखा मैंने, उस पर लिखा है कि लोग हबशी बुलाते हैं। हाँ, बुलाते हैं ये लोग भी आपस में, मतलब हमको भी और नामों से बुलाते, पर ये तो मजाक खेल की बात है, वहाँ तक ठीक सीमित है। जब हाथापाई पे बात उठ जाती है या इनको कुछ भी नेबरहुड पे गलत लगता है, तो आई थिंक पुलिस एक्शन जस्टिफाइड है। ये मॉब वायलेंस तो अब इतना पॉपुलर हो गया कि लिंचिंग मॉब से ज्यादा डर लगता है। तो बात गलती या ना गलती की नहीं है। और अकोमोडेशन के लिए तो हाँ, थोड़ा रेंट ज्यादा भी चार्ज करते हैं लैंडलॉर्ड्स, इसीलिए भी ये इतने पॉपुलर नेबरहुड्स हो जाते हैं। फिर एक लेवल पे आके जो भी इनको खान पान रहन सहन से अगर मुश्किलात होती है अपने टेनेंट से, तो फिर वो रिजॉल्व नहीं की जाती है। वो बस बोल देते हैं कि न्यूज वाले बोल देते हैं रेसिस्ट है, और लोकल्स बोलते हैं कि निकाल दो। बट बात वहीं पे संवाद बनाने की कोशिश नहीं करते। संवाद बनाने की कोशिश बहुत कम की गई है अभी तक। और हाँ, लेकिन ये जो खिड़की आवाज है, ये जो आप पत्रिका बांटती हैं, जो अखबार है, जो मालिनी निकालती हैं इसे, है ना, और ये आप ही के जरिए, आपका नाम मैंने इसलिए लिया कि आपके जरिए मुझे ये पढ़ने को मिला था। तो इससे कुछ लोगों में संवाद बना क्या, जब उन्होंने अफ्रीका के लोगों के बारे में जाना?
थोड़ा बहुत तो शुरुआत है, बट ये जनरेशनल चेंजेस है, बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम 8 साल के बच्चों को भी जब मिलते हैं, सोमालिया के बच्चे जो हिंदी अच्छी बोलते हैं, उनको ये जवाब देना पड़ता है कि बच्चे मुझे क्लास में ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं कॉकरोच खाती हूँ, मैं कॉकरोच क्यों खाऊंगी, वो तो गंदा। अगर 8 साल की बच्ची को एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए तो लंबी लड़ाई है। तो हम पेशेंट भी हैं, इस तरीके के 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार पिछली बार सरकार ने भी कहा था कि हम लोगों के बीच में बैठ के कम्युनिटी बिल्डिंग करेंगे, तो उसी दिशा में मान लेते हैं कि एक तो मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या परसेप्शन, धारणाएं क्या होती हैं इनका, मतलब एक रंग से ही पहचाने जाते हैं या खान पान को लेकर भी है? खान पान को लेकर बहुत प्रॉब्लम कि इनके फूड से स्मेल अलग आती है, इनकी औरतें अलग कपड़े पहनती हैं। खिड़की में खासकर प्रॉब्लम थी कि इनकी लड़कियां निक्करें पहनती हैं, कल हमारी बहू बेटियां निक्कर पहनेंगी, तो एक पैट्रियार्कल नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम भी थी। उसके अलावा हाँ, खान पान में डिफरेंस है, थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन शायद ज्यादा होगा या थोड़े बहुत उस तरह के कल्चरल डिफरेंसेस हैं। पर जो नेगेटिव या रूमर्स जिन्हें कहते हैं कि ये इंसान खाते हैं, इंसान का मांस खाते हैं, या मेड कोई काम नहीं करेगी, इनके घर में मदद के लिए कोई सहकार नहीं मिलेगा, वो सब परसेप्शंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं? तो कोई चैलेंज भी नहीं करता है और लोग जोक्स के द्वारा बस प्रोपोगेट करते हैं। ये बनता चला जाता है ना? बनता चला जाता है। एक मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं? खिड़की एक्सटेंशन में, ये राजपुर खुर्द में, और द्वारका मोड़ में अभी काफी सारे बस गए हैं। वहाँ पे भी हमने लेटेस्ट जो सुना है कि उनके एमएलए को पिटिशन किया गया है लैंडलॉर्ड्स द्वारा कि इन्हें निकाला जाए, जैसा कि खिड़की में एक तरीके से सोमनाथ जी से पब्लिक अपील थी कि निकाला जाए, जो उन्होंने किया था, सोमनाथ ने एक तरीके से डेमोक्रेटिक था इन द सेंस, अब पब्लिक ओपिनियन वो है तो फिर। क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यही वो एक मानसिकता है कि इसके कोर में नीचे क्या है, नफरत है, कि आप आदमी से नफरत करने लगते हैं, चाहे रंग का बहाना बनाइए या जाति का या धर्म का, फिर उसे मारने को जस्टिफाई करने लगते हैं। और जब अपने हिंदुस्तान के लोग बाहर मारे जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। तो हमें यही समझना है कि ऐसी क्या बात है कि जो हम इनके बारे में नहीं जान सकते, ऐसी क्या चीज़ है जो ये हमारे बारे में नहीं जान सकते। ऐसी कोई असंभव बात तो नहीं है। इसी जिस धरती से ये लोग आए हैं वहीं पर कहीं गांधी भटक रहे थे और वो हिंदुस्तान के लिए एक रास्ता लेकर आए। तो इतिहास से हम इतना, इतिहास के नाम पर बदला लेने के लिए उतारू हैं, तो कुछ तो कर्ज चुकाना भी पड़ता है। तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं? पर आप यहाँ रहते हुए हिंदी जान गए क्या? मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा समझे। हम बोलिए जो जानते बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं जानते, बहुत ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश है, सो हिंदी समझते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ देखने के बाद लोग एक बार दंगल और देख लेगा, फिर देखेगा कि आपने क्या रोल किया है। ठीक, मेरा रोल, हाँ, तो कोच, हाँ, लैंडलॉर्ड ने क्या किया आपके साथ? Can I explain that in English? Yes. Okay. The issue of a landlord around here is a big issue. Maybe some landlord they treat us because we're being stereotyped. They believe that maybe we're violent people, we are all sort of kind of people. So even any landlord, because the perception they have, even those one who doesn't know you, the perception they have, they meet you for the first time, they treat you based on what they hear from other people. They don't have close relationship with you. They don't understand your kind of person. So they treat you based on what other people have said about you. You know, which is so wrong. Just like some couple of weeks ago, you know, my landlord told me, he said he wants me out of his house. You know, though he's been a good landlord, but you know, when financial issue rise up, so we're no longer friends. So when financial, you know, stability was there, we were friends. You know, we come sometimes. Can I get some money from you? I will lend, but you know, in the period where there is no phone coming regularly, so we become enemy. You understand? You want me out of the house. You understand? So I had to move my things out of the house and just keep it. You know? जो जैसन ने कहा उसका हिंदी तर्जुमा यही है कि मकान मालिक मकान तो ज़रूर देते हैं, लेकिन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि ये लोग ताकतवर हिंसा करते हैं और नशा करते हैं, और जैसा कि अभी आस्था बता रही थी कि ये इंसान का मांस भी खाते हैं, जो कि नहीं खाते हैं, और वो भी जब भी मर्जी होती है इन्हें निकाल दिया जाता है, इनसे ज़्यादा किराया भी वसूला जाता है। तो बजाय इसके कि इनके नज़दीक जाकर इनको समझने की कोशिश की जाए,
लोग सुनी सुनाई बातों पे जो हम करते हैं ना कि पंजाबी ऐसे होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, तो इस हिसाब से देखिएगा तो कोई अच्छा ही नहीं है इस देश में। सबके मद्रासी ऐसे होते हैं तो वैसे होते हैं। लेकिन मुनीरका में पिछली बार जब मई के महीने में ओलिवर की हत्या हुई थी तो वहाँ एक कोई भगवान साहब हैं वहाँ के RWA एसोसिएशन को, उन्होंने कहा कि हमने अपने यहाँ ये मना किया हुआ है कि कोई चिंकी किसी को नहीं कहेगा, कोई किसी को मद्रासी नहीं कहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रतिक्रिया में ये चीज़ें होती हैं। पर एक जो बात है कि ये वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं, ये भी परसेप्शन है। ये परसेप्शन है और काफी सारे रिकॉर्डेड एविडेंस भी अनफॉर्चुनेटली खिड़की के दौरान दिख गए थे जिसमें वायलेंस के केसेस हुए थे रजिस्टर। बट आपसी वायलेंस होता है काफी बार, जो इनके खुद के गांव में वायलेंस है उसका कोई रूप यहाँ पे लेके आते हैं। तो इनका कभी किसी इंडियन के साथ लड़ाई नहीं होगी, आपसी लड़ाई होगी ज्यादा से ज्यादा। आपस में इनके क्या अंतर विरोध है? क्या सब अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग इनकी भाषाएं हैं? केवल नाइजीरिया के अंदर जितने ट्राइब्स हैं उन्हीं में आपसी इतनी लड़ाई है, उसके अलावा वो लड़ाई यहाँ भी हो जाती है, वो एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाती है। पर उसके अलावा जो फ्रेंच स्पीकिंग बेल्ट है उनकी ज्यादा नाइजीरियन से इतनी बोलचाल नहीं है जितनी युगांडा से। ऐसा यूनाइटेड फ्रंट भी नहीं है इनका। ये लोग भी जो टिपिकल माइग्रेंट्स हैं उनकी तरह यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, कि मतलब एक इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। 70% वीजा एक्चुअली जो नाइजीरियंस को मिला था पिछले साल वो एजुकेशन के लिए मिला था। तो ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। वो क्या पढ़ने आते हैं? अलग अलग तरह के कोर्सेज, काफी सारे नर्सिंग कोर्सेज, MBA के कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज। बट अनफॉर्चुनेटली काफी सारी केसेस में जो यूनिवर्सिटीज है वो फ्रॉडुलेंट निकलती है। तो इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे स्टूडेंट आता है और उन्हें पता लगता है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तब वो कोई भी छोटा मोटा क्योंकि पैसा दे दिया है तो वो हम ये समझें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, उससे कहीं ज्यादा ये सीरियस है कि इनके साथ भी चीटिंग होती है। और हम जो रोजमर्रा की चीटिंग होती है इनके साथ, हम उसे लेकर कम संवेदनशील हैं। बजाय एक दो घटना पर उस तरह से हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ ही पड़ा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटी इनको ठगती हैं, इनका एडमिशन लेती हैं, पैसे लेके भागती हैं, वहाँ गए तो पता चला कॉलेज ही नहीं है या अच्छा कॉलेज नहीं है। ये सबसे ज्यादा इनकी समस्या ये सबसे ज्यादा, क्योंकि यूथ इन्वॉल्व है और हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ते हैं, तो वो कनेक्शन भी आई थिंक लार्जर पब्लिक के साथ यही है कि हमारे बच्चे भी कहीं और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। हाल में हमें पता चला कि रूमर फैला है कि फुटबॉल का यहाँ पे इंडिया में क्लब खुलने वाला है, जो कि झूठ बात है। और काफी सारे बच्चे, सरकार जो है आज ही अखबार में देख रहे थे विजय गोयल जी फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने वाले हैं। हाँ, तो वो ठीक है, पर क्लब मैचेस वाला वो नहीं है जैसे यूरोपियन क्लब मैचेस हैं। 5-5 6-6 लाख देके 15 साल के बच्चे आज की डेट में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें समझ नहीं आता। उनकी जो एम्बेसी है, आइवस ने हमें बताया था, इनकी आइवरी कोस्ट की एम्बेसी के बाहर जाके धरना देना पड़ा कि उन बच्चों को वापस भी भेज पाए। तो हम लोग ऐसे बुला रहे हैं, उनका पैसा ऐंठ रहे हैं, पुलिस भी और काफी सिस्टम्स हैं जो पैसा ऐंठ रही है। तो हमें इनका पैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या सरकार उससे नहीं जानती? उसके पास भी तो एक सिस्टम होगा ना। इनका हाई कमीशन बताता होगा सरकार को जी, थोड़ा कि हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब सरकार एक घटना पे अपने राज्य मंत्री को यहाँ वहाँ दौड़ा सकती है तो उस पे क्या होता है उसको लेकर? जी, थोड़ा बहुत तो एम्बेसी लेवल पे हलचल मचती है जब केसेस मीडिया में आते हैं। बट आमतौर पे देखा गया है कि एपैथी है, मतलब सरकार रियली इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बार बार MEA पे दबाव डालना भी बेकार है क्योंकि वो तो बिजनेस रिलेटेड है। तो होम मिनिस्ट्री का थोड़ा बनता है, थोड़ा FRRO में जो करप्शन है उसको लेके सोचना बनता है, क्योंकि कितने सारे लोग जब रिन्यूअल कराने जाते हैं वीजा, इतना भयंकर ब्राइब देनी पड़ती है कि वो फिर रिन्यू ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जितने केसेस आपको मिलेंगे पुलिस के पास में, उनमें सबसे पहले बोलेंगे पेपर नहीं था। And in most cases when you have to go to the FRO to renew your visa or for extensions, you understand me? Because of one or two little other reasons, they will just have to hold you. You see that they hold you for overstay. You practically went there yourself to renew or to extend your visa. They all didn't, or to exit. They want to lock you up. They just want to put you in the jail. ये अभी जो जैसन कह रहे थे उसका मतलब यही है कि जब अपना वीज़ा रिन्यू कराने जाते हैं जो भी है, तो कई तरह की इन्हें दिक्कतें आती हैं और पैसे भी मांग लिए जाते हैं। जो इनकी जो मूल शिकायतें हैं कि ये छात्र के रूप पर यहाँ वहाँ से एडमिशन लेते हैं, किस कॉलेज में लिया वहाँ टीचर नहीं है, ये नहीं है, तो बेचारे अपने सारा पैसा गंवा देते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे काम जितने साल का वीज़ा लेके आए हैं तब तक वो या वापस जाने के लिए वो कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसन हिंदी फिल्मों के दीवाने थे और हेमा मालिनी से मिलने आए थे। हाँ? उनसे प्यार हो गया था। और खूब सिनेमा आपने हिंदी फिल्में देखी थी वहाँ पे। You know, I grew up, liking Indian movie. This is the reason why I came to India.
I came to India because of Indian Hindi movie, okay. You know, I said, and quite a lot of people, you know, it's so crazy. You know, when you have a particular dream and they feel like, you don't speak Hindi, how can you work in the Bollywood? It can work, it doesn't work. I've been an actor from my country, all the way from my country before. I've done a couple of films, you know. तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी के कारण आप आ गए यहाँ पे? I grew up knowing them. Oh. I grew up knowing them, you know, like, you know, Dharamveer, a lot of movie, Koli by Amitabh Bachchan, Tufan, all set up, so much. Yeah, I am a disco dancer. That's ये मेरा भी फेवरेट गाना है. I like this. So it's, बहुत अच्छा. It's क्या बात है. देखिए एक ही गाने को आप कहाँ पसंद कर रहे हैं, नाइजीरिया में और मैं पटना में बैठ के पसंद कर रहा हूँ. कमाल है ना. तो ये अच्छा है. इसके टी शर्ट के पीछे खिड़की 17 भी लिखा है. खिड़की 17 के बच्चों ने इसको ये टी शर्ट छाप के दिए गिफ्ट. काफी पॉपुलर है बच्चों के बीच. ओह, तो वहाँ आपको खिड़की में लोगों ने दिया इनको? हाँ. भाई है क्या मतलब? खिड़की के हिप हॉप आर्टिस्ट है. भाई है क्या, जब खिड़की में लड़ाई रोकनी होती है तो कहते हैं भाई है क्या, वरना कहते हैं क्या है. ये लड़ाई लड़ने के लिए, ये रोकने के लिए, जब लड़ाई खत्म करनी होती है भाई है क्या, मतलब भाई है ना तू मेरा. अच्छा. So when I wear this, somebody look at me, he will see he's writing Hindi, so he just laugh, he's make friendship with me. So तो ये एक तरह से एक सोल्यूशन है. नहीं, ये सरकार को भी पता चलना चाहिए कि इस तरह की चीजें अगर वो प्रमोट कर दे थोड़ा सा लोगों, सरकार के जरिए और भी ऐसा टी शर्ट बन जाए. हाँ, तो अगर इनको वोट का राइट बन जाए तो पता चला इनका नेता भी वो भाषण दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस रामलीला ग्राउंड में खड़ा होकर कि हमारी मांगे पूरी करो. It's so funny. I mean, we don't have to be. You know, sometimes I feel like we don't have to be a celebrity before you can be able to recognize people, or you can be able to give some little respect to people. Respect is just reciprocal. If the way I talk to you will warrant you to talk to me back. So if we give some kind of, you know, adequate respect to each other, it helps us to communicate very well and very fine. Just like there was somebody who was trying to introduce a business to me on the phone. They got my phone and they were talking about to buy a franchise, to do this and all that. And they were talking to me. And they were saying that, where are you from? I said, I'm from Nigeria, West Africa. Do you based in India? I said, I live in India now. I live in India. And said, okay, let's see what would happen. And the person dropped the call. The moment I said from Nigeria, he dropped the call. It wouldn't go for the business again. Somebody else from part of the team who wouldn't know still called me back. When he called me back, we was talking about the business and to buy the franchise and all that. And so they couldn't get me. I said, okay, have you seen a movie called Anga? He said, yes. Have you seen an African guy who was a coach in the movie and is a coach of a Naomi? I said, that's the guy you're talking to. He said, really? Then there was much conversation. Yeah, and there was much conversation. कि आपकी सेलिब्रिटी बनने के बाद लोग थोड़ी बात भी कर लेते हैं, लेकिन आप बिजनेस से बात करें तो कोई बात नहीं करता. Yeah, and you had to give me that respect. I said, and when he came, I said, if I hadn't told you, I'm an actor. मुझे पूरा यकीन है कि इस छोटी सी बातचीत में लोग आप लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा समझ रहे होंगे. आप कहते हैं कि जेसन ने जेल डायरी भी लिखी है और कई लोग इस तरह से कम्युनिकेशन ठीक नहीं होने की वजह से भी कई बार जेल के उसमें उनको बितानी पड़ी है. और वहाँ से भी लोग हिंदी सीख कर आए हैं. वहाँ से अच्छी हिंदी सीख के आते हैं, या फिर जो बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं, जो क्योंकि काफी सारे इंडिया में लीगल रेफ्यूजीज हैं. सोमालियंस हैं, आइवरी कोस्ट वाले हैं लीगल, जैसे आपके तिब्बत वाले हैं, तो वो यहीं पैदा होते हैं, वो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, वरना थोड़ी बहुत जेल में जाके ये सीख ही लेते हैं. पर एक और बात बोली थी कि सिद्धि कम्युनिटी जो अफ्रीकन दिखने वाले लोग हैं जो भारतवर्ष में इतने सालों से सेटल्ड हैं, उनके बीच में इतना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो खान पान सेम है. सो शायद बात कल्चर की होगी क्योंकि वो भी वैसे ही दिखते हैं, पर उनके साथ इतना मरमुटाव नहीं है. और जेसन ही गुजरात में किसी शूट के लिए मिला था एक सिद्धि कम्युनिटी के इंसान से, और वो दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे जुड़वा वाला सीन हो गया था. अरे भाई, पर वो एक दूसरे को की भाषा नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो गुजराती बोल रहा था, और ये वापस आके बोलते हैं वो तो यो मैन ही नहीं समझ आता, मतलब वो कैसा इंसान है. तो वो जुड़वा वाला कि And I was talking to him, and I was like, I was just talking to him. I said, oh. तो वो इनकी तरह दिखते सिद्धि लोग और वो गुजराती बोलते हैं, सिर्फ दिखने की वजह से वो इससे जुड़ गए हैं. बिल्कुल. और वो हंसी बात बुलाया और एकदम वो
ओह, तो सबसे पहले गुजरात में आना चाहिए इन लोगों को, वहां से बस के फिर हिंदुस्तान में जाना Yeah, one of the line is in Gujarati is a pujama tamara gando vaganu chai. You know, means what does it mean? Pujama tamara gando vaganu chai means घर कहाँ है? it means time for prayer. Oh, Like but they have other way when they say ganto. It's more like a dirty word, in two ways. So when I was talking to the guy, he was like, "No, he said he doesn't even understand Hindi. It's only Gujarati he speaks. Gujarati, that's what he said." And I was wondering. I said, if these people are here for several years and you don't even see them in the parliament, you don't even see them in the government. They're not even part of the society. Just kept them somewhere. They're not even functioning at all. जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग दूसरे देशों में अब पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, हम यहाँ पर बड़े बड़े अखबार में छापते हैं, तो इन लोगों की भी बारी है जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों की बारी है कि हम इन्हें भी प्रतिनिधित्व का मौका दें। इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसमें विविधता थोड़े बाहर से भी आए तो अच्छा होगा। इतनी कमजोरी का क्या है, हम थोड़े आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हैं। तो यही सब बातचीत यहाँ पर चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातचीत से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, समझ पाए होंगे इनको। थोड़ा आस्था और बताइए कि इनके साथ जो दिक्कतें हैं, कई बार हम वो एक पूर्वाग्रह, बायस है ना, एक हेट्रेड उसकी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो अग्रेशन है वो इनकी आपस की गांव की का झगड़ा हिंदुस्तान में भी आ जाता है। अभी जैसन कह रहे थे कि बहुत तरह का फ्रस्ट्रेशन हमारे भीतर भी है, तो हम आपस में निकाल लेते हैं उसे झगड़ा करके, तो बजाय इसके दूसरों का नहीं। लेकिन फिर भी एक सांस्कृतिक अंतर की बात की जाती है कि लोग इनके कल्चर को नहीं समझ पाते हैं कि बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं या रात तक जागते हैं या फिर शराब ज़्यादा पीते हैं या ड्रग्स की भी कई बार बातें आती हैं। जी, इसको कैसे ठीक किया जाए? जी, दरअसल हमको अमेरिकन टेलीविजन ने सिखा दिया कि कैसे हम 800 रुपए खर्च करके एक बाल्टी कॉफी पी सकते हैं कंफर्टेबल जगह में और वो प्रतिक्रिया नॉर्मल है। उसी तरीके से हमारे पास बहुत कम एक्सपोजर भी है, पॉपुलर भी, या इनकी किताबें ना ऑथर्स ना इनके बुक शोज होते हैं। रशिया का भी कुछ बुक फेयर होता है, तो कल्चरल एक्सचेंज बहुत कम है। बहुत थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम समझ पाए कल्चर के साथ। माने किताबें, आर्ट वर्क्स, इनके जो अभी करंट पेपर्स लिखे जा रहे हैं, बहुत कम जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है यहाँ पे शेयर होता है। अखबारों में भी रिपोर्टिंग इस तरह से होती है कि या तो ये कभी यहाँ होते नहीं हैं, जब इन्हें कोई मार देता है तब पता चलता है कि ये लोग भी हैं। जी बिल्कुल। तो आप कल्चरल एक्सचेंज की, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह की मैगजीन की तरह अगर सरकार इन सब जगहों में जहां ये रहते हैं वहां पर कोई कोशिश करे, तो उनको लगेगा बड़ा भारी कि एमईए इसमें आ गया है तो जरा गंभीरता से इसको लेना है, या सरकार नजर रख रही है तो गंभीरता से लेना, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। बजाय दिल्ली हाट में करने के इन जगहों पे कोई इस तरह का कार्यक्रम किया जाए तो इनकी संस्कृति को लेकर। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक सरकार का वेट नहीं करना चाहिए। 2012 में हमने खिड़की में अपने आप ऑर्गेनाइज किया था, आईविस और मैंने, एक फेस्टिवल जिसमें खान पान और खिड़की के जितने, क्योंकि अफगानिस्तान के भी शेफ्स मिलेंगे आपको, कश्मीर के भी, तो सबका खान पान और म्यूजिक का हमने फेस्टिवल रखा था दोपहर 2-3 बजे से शाम 8 बजे तक, और सब खिड़की के लोग आए। एक इंस्टेंस ऑफ वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि बात किसकी थी? बात संगीत की थी, बात खाने की थी, नुक्कड़ नाटक की थी और नाच गाने की। सबको मजा आया, सबको मजा आया। और एक जनरली खिड़की में कुछ ना कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, इस बार एक भी लड़ाई नहीं हुई। तो हमें पता है कि कब तक सरकार का वेट करेंगे, सिविक इनिशिएटिव्स होने चाहिए, करना चाहिए। आप दुकान पे जाते हैं, आपको दिखेगा कोई अफ्रीकन आदमी पैसे लेके वेट कर रहा है, वो दुकानदार उसे सामान ही नहीं देगा। ऐसे एवरीडे इंसिडेंसेस होते हैं। मेट्रो में कितनी बार हमने देखा है लड़कों को पिटते हुए। उसमें थोड़ा इंटरवेंशन की जरूरत है, जस्ट एज सिविक पार्टिसिपेंट्स, की भाई हम समझते हैं। मैं चाहता हूं कि एक संवाद बने इस कार्यक्रम से, और ये हल्ला हंगामा ना हो कि हिंदुस्तान में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, एक तो किसी पे भी अगर मार पिटाई हो तो खड़े होके देखना आई थिंक अच्छी बात नहीं है। आप इंटरवीन कर सकते हैं, खासकर अगर आपको मालूम हो कि मुद्दा क्या है। दूसरा, कई बार लोग डरते हैं कि वही ड्रग वाला इतना बैठ गया ना लोगों के दिमाग में कि उस छवि से कैसे इन्हें निकाला जाए। एक तो ड्रग वाला भी, और दूसरा जैसे कि हमने देखा था, एक माँ अपने बच्चे को घसीटते हुए ले जा रही है और चुप करा रही है, बच्चा रो रहा है, उसने जेसन को देखा और बोला चुप हो जाओ ना, वो ले जाएगा। तो मतलब ऐसा हवा मत बनाइए। सचमुच जैसा हुआ। Very funny, I just have to look at the baby like this. I say, oh my God. So if there's anything to scare this child, should it be me? Do I look like, do I look like? ये बड़ा दुख हो रहा है ये so सुन के। funny. And the baby, what the baby did was
just quickly ran to the mother and just grabbed the mother and was looking at me like this. Oh God, this guy will not take me away. You know. तो वो बच्चे से ही हाँ, very right. You see, so it's something that is so disheartening. You know, I was in a place, I was in a community where we're having is a forum. So I was a chief speaker, you know, to give an inspirational talk. पर प्यार की बात की जाए तो आईविश की इंडियन गर्लफ्रेंड थी और ये पब्लिकली पिट गए थे बैंगलोर में क्योंकि इंडियन गर्ल इनको हाथ से खाना खिला रही थी, तो प्यार मोहब्बत की बात ठीक है, पर हाँ मतलब रंग देख के थोड़ा, रंग देख के बैंगलोर में जहाँ पे ज्यादा है। एक बात का मुझे बड़ा निजी दुख होता है कि जिस तरह से हम सुनते हैं कि अमेरिका में अलग अलग देश के लोग आकर बसते हैं, तो मुझे भी लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी कोई चीन से आकर, हालांकि पहले लोग बसे हैं, अभी भी हैं, पर ऐसी पहचान हो कि अगर आप बिहार से गुजर रहे हैं तो वो एक इलाका है जहाँ पर कोई इंग्लैंड से आकर लोग बसा हुआ है, कोई फ्रांस से आकर लोग बसा हुआ है, तो ऐसी बस्तियां हमारे देश में भी आबाद हों ताकि हम भी थोड़ा सा सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे दूसरे का खाना खाकर ना आ जाएं, अपना भी तो खिलाना है लोगों को, तो खुद भी मेज़बानी करने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो हम ये सारी चर्चाएं चलती रहीं। ब्रेक के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे। हृदय जोशी एक रिपोर्ट करके लाए हैं और वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, और वहाँ उस रिपोर्ट को देखिए कि क्या होगा एक खूबसूरत पहाड़ को विकास के नाम पर उसे बंजर बना दिया जाए, हजारों पेड़ों को काट दिया जाए। आप बर्दाश्त करेंगे? आपको फर्क पड़ेगा? तो ब्रेक के बाद देखिएगा ना, अभी दिखाता हूँ। उत्तराखंड के मशहूर कवि शेरदा अनपढ़ की ये कविता बताती है कि पेड़ों का पहाड़ी जनजीवन से क्या रिश्ता है, और गंगा के साथ तो इस जंगल का रिश्ता माँ बेटे जैसा है। लेकिन आज उत्तरकाशी से गंगोत्री के इस इको सेंसिटिव जोन के भीतर ही हजारों पेड़ों पर बनाई है। भैरव घाटी और गंगोत्री के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के भीतर पड़ने वाला ये इलाका पेड़ों के कटान की वजह से पहले ही बर्बाद हो चुका है, और अगर सरकार की चली तो अब उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच इस घने जंगल का भी यही हाल होगा। सरकार का जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव है उसमें जो इनका माना 40 फीट का है, तो ये यहाँ पर इतना ढलान है कि यदि 40 फीट सड़क को कटिंग करेंगे तो 40 फीट जो है और उसमें लैंडस्लाइड होगा। इसमें पेड़ नहीं कटने चाहिए, और जहाँ पर जो है नीचे से जो है ब्रिज दीवारें लग सकती है चौड़ीकरण के लिए, तो दीवारों का जो है अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। ऊपर से जो है पेड़ों का जो है कम से कम कटान हो। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 धाम यात्रा के लिए हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। पिछले साल लगाई गई इस आरटीआई के जवाब में सरकार ने खुद माना कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए 3,595 पेड़ों को काटा जाएगा, लेकिन एनडीटीवी इंडिया ने जब इस इलाके का दौरा किया तो केवल 10 किलोमीटर के दायरे में ही 5,000 से अधिक पेड़ों पर निशान लगे दिखे। इसमें मुख्य रूप से देवदार के पेड़ हैं, जो स्वस्थ पर्यावरण के लिए काफी जरूरी माने जाते हैं। हालांकि वन विभाग कह रहा है कि इतने पेड़ नहीं कटेंगे जितने पेड़ों पर निशान लगे हैं। प्रोजेक्ट है अभी इनिशियल स्टेज पे है, मींस प्रपोजल स्टेज पे है, और प्रपोजल स्टेज पे हम अभी इसकी जो है गिनती ही हो रही है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि इसमें ऐसे प्रोजेक्ट में मिनिमम पेड़ों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाए और मैक्सिमम पेड़ों को जो है बचाने की कोशिश की जाएगी। गंगोत्री के इस इलाके में 50% से अधिक पानी जंगलों से निकलने वाली ऐसी जलधाराओं का है जो गंगा का हिस्सा बनती हैं। ये सभी पेड़ों के कटने पर बर्बाद हो जाएंगी। उधर इस जंगल के नष्ट होने का असर गोमुख ग्लेशियर पर भी पड़ेगा। ये सारे जंगल हमारे ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए एज ए बफर काम करते हैं, उस हीट को वो रोकते हैं। इतनी भारी तादाद में अगर मशीनरी चलेंगी और ये हमारे पेड़ कटेंगे तो सारा का सारा सीधा इम्पैक्ट ग्लेशियर पे पकड़ेगा। तो हम गंगा के संरक्षण की मूल भावना जो इस नोटिफिकेशन में तो उसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 124 किलोमीटर के इस राजमार्ग पर कोई 3 दर्जन सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र हैं। अभी सरकार इस सड़क को 12 से 24 मीटर तक चौड़ा करना चाहती है। हालांकि जानकार कहते हैं कि पहाड़ की जरूरत इतनी चौड़ी सड़क की नहीं है और घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में पहाड़ों के टूटने का खतरा भी बढ़ेगा। उस रोड पे करीब 38-40 बड़े भूस्खलन के क्षेत्र है। अगर चौड़ीकरण किया गया और बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए तो भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे का सबब है। ये हम लोग मैदानों की तरह यहाँ रोड चौड़ीकरण करके काम नहीं चला सकते। यहाँ के लिए इसके संवेदनशील ढालों के लिए बहुत दूसरी नीति हमको अपनानी पड़ेगी। और उत्तरकाशी के पास ही डांग गांव में इन महिलाओं ने वो रास्ता दिखाया है जो जंगल बचाने और सड़क बनाने के संतुलित विकास को दिखाता है। जंगलों के कटाव को रोकने के लिए इन लोगों ने खुद ही सड़क बना डाली जो इनके अपने खेतों से जाती है। टीवी पे दिखाते हैं कि पर्यावरण बचाओ, और जब शासन प्रशासन बोल रहा है कि हम यहाँ से रोड ले जाते हैं तो पर्यावरण कहाँ से बचेगा। 5 साल पहले 2012 में इस इलाके को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया गया, जिसके तहत यहां घाटी के संतुलित विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाना था। लेकिन 2014 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। फिर अदालत के कहने पर 2016 में राज्य सरकार ने एक मास्टर प्लान का खाका तैयार जरूर किया, लेकिन उस पर कई सवाल हैं। गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दोनों ही इस मास्टर प्लान से सहमत नहीं हैं और अब 10 अप्रैल को इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में निर्णायक सुनवाई होनी है। गंगोत्री के इस इलाके में ऐसी सैकड़ों जलधाराएं हैं जो गंगा का हिस्सा हैं और गंगा के लिए उसके जीवन की तरह हैं। लेकिन अभी जब सड़क को चौड़ा करने के नाम पर इन पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है, तब इन जलधाराओं का और इस पूरे इको सेंसिटिव जोन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अपने सहयोगी मनोज ठाकुर और सिद्धार्थ पांडे के साथ गंगोत्री से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।